Bismillahirrahmanirrahim, dear student. So today we will talk about another topic which is cardiovascular physiology. तो cardiovascular physiology के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। cardiovascular physiology में हम डिफरेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इन कंसेप्ट में से हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम असल में क्या है, ठीक है। वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज पंप्ड बाय द हार्ट, ठीक है, इन अ सिंगल हार्ट बीट, ठीक है। और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इन अ सिंगल हार्ट बीट। यानी हमारे पास जो हार्ट है, ये जो हार्ट एक बीटिंग करता है ना, व्हेन हार्ट बीट, दिस इज हार्ट, ठीक है। अब हार्ट का है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास हायोटा में पंप करते हैं और राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में पंपिंग करते हैं। तो एक बीट के दौरान हमारे पास हार्ट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के हवाले से यहाँ पे एक फार्मूला है कि हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, एक देखिए हमारे पास क्या होता है, एक इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द डायस्टोल, यानी जब हमारे पास हार्ट फुल डायस्टोल करता है और उस टाइम पे हमारे पास हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन जब हमारे पास हार्ट कंट्रैक्शन करता है, तो जब हमारे पास हार्ट कंट्रैक्शन करता है तो वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करता है आउटसाइड दी हार्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ सिस्टोल हमारे पास कुछ ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर फिर भी रहता है। यानी और जब पंप करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा का सारा ब्लड टिश्यूज यानी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है, बल्कि थोड़ा ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल के अंदर रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी एट द एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल। तो अगर हम देखिए अब हमारे पास एक वॉल्यूम था एट द एंड ऑफ डायस्टोल, ठीक है, वो ज्यादा होगा क्योंकि डायस्टोल के दौरान हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है। अब हार्ट ने कंट्रैक्शन किया, जब हार्ट ने कंट्रैक्शन किया तो उसने कुछ वॉल्यूम को पंप किया। अब इस पंपिंग के बाद हार्ट के अंदर जो ब्लड रहता है, इस ब्लड के इस वॉल्यूम को हम इन सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जो पंप किया गया ब्लड है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट के अंदर हमारे पास जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला भी है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम इन डायस्टोलिक वॉल्यूम से इन सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करें तो इससे हमारे पास आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल अल्फाज में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द हार्ट इन अ सिंगल बीट। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम किन चीजों की वजह से बढ़ता है और किन चीजों की वजह से कम होता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट जो है ये स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है आफ्टर लोड और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्री लोड। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि कंट्रैक्टिलिटी सिंबल है कि जो हार्ट कंट्रैक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसिबिलिटी। हार्ट की इसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल टू कंट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कंट्रैक्टिलिटी। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रोक, आफ्टर लोड एंड प्री लोड, इन चीजों को भी यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर लोड जो है, आफ्टर लोड जो होता है वो क्या है, दिस इज द फोर्स अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट टू इजेक्ट ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोल। मैंने जो कुछ बोला है आप इसको लिख ले और यहाँ पे मैं डायग्राम के जरिए से समझाता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेफ्ट साइड बनाता हूँ, लेट मी ड्रा अ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हार्ट का लेफ्ट साइड बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू द आयोटा। लेट्स से यहाँ पे आयोटा के अंदर ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो ये आयोटा जो है ये क्या है, इलास्टिक है, ठीक है, ये इलास्टिक है और ये इस ब्लड को रेजिस्टेंस फेस करते हैं, यानी इस आयोटा को
ब्लड पंप करने के लिए हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। इट नीड टू डू सम एक्टिविटी, सम वर्क टू पुश द ब्लड इनटू द आयोटा, ठीक है। यानी आयोटा क्या है, फिर एक से वसल है ना, पेरिफेरल, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास, या राइट वेंट्रिकल, इन दिस केस आई हैव ड्राउन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो वर्क करता है आयोटा के अंदर ब्लड को पंप करने में, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। एंड दिस इज द फोर्स अगेंस्ट विच वेंट्रिकल कंट्रैक्ट टू इजेक्ट द ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। यानी कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जब होता है तो ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं आयोटा में। तो अब आफ्टर लोड असल में क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस। आफ्टर लोड क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी ये वो वाला रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टेंस के खिलाफ लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करके इसके अंदर ब्लड ले जाता है वेसल के अंदर। तो आफ्टर लोड को इसके बाद आपने क्या समझना है, इट इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द पेरिफेरल सर्कुलेशन। इन सिंपल वर्ड, इट इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द पेरिफेरल सर्कुलेशन अगेंस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो अगर हमारे पास ब्लड वेसल ज्यादा रेजिस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर लोड ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लड वेसल रेजिस्टेंस होगा तो हमारे पास आफ्टर लोड जो है ज्यादा होगा। ये हो गया हमारे पास आफ्टर लोड। इसके बाद हमारे पास है प्री लोड। व्हाट इज प्री लोड? तो प्री लोड टू विच हार्ट मसल फाइबर्स आर स्ट्रेच्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल। देखिए प्री लोड जो है हमारे पास क्या है, हार्ट जब रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल। अब ये वेंट्रिकल जब रिलैक्सेशन करता है ना, ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम हद तक रिलैक्स हो जाए, ठीक है, और ये इतना रिलैक्स हो जाए कि इसके बाद हमारे पास और रिलैक्सेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब ये इतना रिलैक्स हो गया कि इसके बाद ये और रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक हार्ट मसल के जो फाइबर है वो स्ट्रेच हो जाए, यानी जब हार्ट मसल के जो फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करे और ये इतना स्ट्रेच हो जाए कि इसके बाद हमारे सिस्टोल शुरू होना है, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द मैक्सिमम डायस्टोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। और इसके दौरान जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इस वॉल्यूम से हमें प्री लोड का पता चलता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द मैक्सिमम डायस्टोल, फ्रॉम दैट वी कैन शो हाउ मच इज द प्री लोड। यानी अगर हमारे पास क्या है, डायस्टोल ज्यादा होगा तो प्री लोड ज्यादा होगा। इन प्री लोड को अब सिंपल अल्फाज में हम क्या समझ सकते हैं कि जब ब्लड के हार्ट के अंदर डायस्टोल के दौरान ब्लड ज्यादा आता है, इसका मतलब प्री लोड ज्यादा आता है। अगर ब्लड हार्ट जो है अगर हमारे पास ब्लड को रिसीव कम करता है तो इसका मतलब कि हार्ट का प्री लोड कम है। तो ये हमारे पास क्या है, प्री लोड है। अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी है, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड। तो अगर हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है जब हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि जब हार्ट कंट्रैक्शन ज्यादा करता है तो वो ब्लड को जो है ज्यादा पंप करेगा इन द वेसल्स। तो अगर हमारे पास ब्लड ज्यादा जाएगा वेसल के अंदर तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आसान है। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है, उनमें हमारे पास एक एंग्जाइटी यानी परेशानी सी। जब किसी मसले पे आप ज्यादा सोचते हैं और आप परेशान होते हैं, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। ये साइकोलॉजी में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। एक्सरसाइज की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक्सरसाइज की वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो क्या होता है, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज और फिर ज्यादा ब्लड की जरूरत होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्री लोड। जब प्री लोड ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये है हमारे पास आयोटा। अगर यहाँ पे ब्लड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि पंप भी ब्लड क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, इफ अ बिग अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल, इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग सिस्टोल बिग अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी पम्प्ड एंड दिस अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच इज पम्प्ड इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट के अंदर अगर हमारे पास ब्लड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड पंप भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट ऑफ प्रीलोड, इफेक्ट ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके बाद क्या है, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी, प्रीलोड। इसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर लोड। हमने पहले डिस्कस किया कि आफ्टर लोड क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब आयोटा। तो अगर हमारे पास आयोटा
हार्ट को रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट आसानी से अयोटा के अंदर ब्लड पंप करेगा। हार्ट आसानी से अगर अयोटा के अंदर ब्लड पंप कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर लोड कम है, यानी हार्ट की कंट्रक्टिलिटी के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसको जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड, ये कम है। तो हार्ट के अंदर जो है एक्टिविटी की जरूरत कम होती है और हार्ट इजीली पंप कर सकते हैं ब्लड को अयोटा के अंदर। इस तरह राइट साइड पे भी ले सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो इफ आफ्टर लोड इज डिक्रीज देन स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। ये पॉइंट नोट कीजिए कि जो हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी होती है, इन द अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे पास प्रीलोड ज्यादा होता है, ठीक है। ये याद रखना चाहिए कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो प्रीलोड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं। स्ट्रोक वर्क एक और कंसेप्ट है। स्ट्रोक वर्क क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रोक वर्क? स्ट्रोक वर्क इज द वर्क डन बाय वेंट्रिकल टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसके ऊपर जब हमारे पास हार्ट जो है काम करता है, यानी अब हार्ट वो काम जिसमें हार्ट करता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को पंप करता है रेफरल सिस्टम में। तो इस वर्क को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वर्क, यानी वर्क विच इज डन ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क विच इज डन टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वर्क। स्ट्रोक वर्क जो है किस चीज पे डिपेंड करते हैं? व्हाट इज स्ट्रोक वर्क डिपेंडेंट अपॉन? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा और इन मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो तो हमारे पास क्या है? स्ट्रोक वर्क ज्यादा होगा। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वर्क ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है? हार्ट के खिलाफ ज्यादा है, तो हार्ट जो है ज्यादा वर्क करेगा, यानी स्ट्रोक वर्क ज्यादा होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमारे पास हार्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब कि स्ट्रोक वर्क ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है। अब अ फेलिंग हार्ट हैज डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक हार्ट है जो फेल है, यानी वो कंट्रैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? तो हम कहेंगे कि कम होगा। सिंपल बात है, अगर एक हार्ट फेल है यानी वो कंट्रैक्शन नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। अब ये फेलियर सिस्टोलिक भी हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास टू टाइप्स आते हैं, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर हमारे पास हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन यानी सिस्टोल नहीं कर सकता तो इसको हम बोलेंगे कि ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। इफ द हार्ट डायस्टोल इज डिस्टर्ब्ड देन वी विल से इट इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो फीलिंग हार्ट है, यानी ऐसा हार्ट जो फेल है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे आती है कंट्रक्टिलिटी। कंट्रक्टिलिटी जो है ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अब मैं आपके साथ अलग सा एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा एक सेल, कार्डियक सेल, ठीक है। कार्डियक मायोसाइट, हमें पता है कि जो हार्ट कंट्रैक्शन करते हैं तो इसमें मेन रोल किसका होता है? इनर लेयर यानी मिडल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम, जो हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब मायोकार्डियम कंट्रैक्शन करते हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ मायोकार्डियम, मायोकार्डियल सेल, ये हमारे पास मायोकार्डियल सेल है, दिस इज अ मायोकार्डियल सेल। अब मायोकार्डियल सेल के अंदर हमारे पास क्या है? लेट्स से these are the beta 1 receptor, these are the beta 1 receptor, beta 1 receptor, ये हमारे पास क्या है? बीटा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। अब इन बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर केटाकोलामीन एक्ट करता है, ठीक है। केटाकोलामीन एक्ट अपॉन दीज बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर। हमें पता है कि हार्ट के अंदर कौन से बीटा रिसेप्टर होते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर। तो जब ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर केटाकोलामीन एक्ट करता है तो ये क्या करते हैं? जीएस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जीएस का मतलब कि स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है। ये इट एक्टिवेट जीएस, ठीक है। तो जब जीएस एक्टिवेट हो जाए तो ये जीएस क्या करता है? ये एडिनाइल साइक्लेज इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है। इट एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज का क्या काम होता है कि ये एटीपी को कन्वर्ट करता है किस चीज में? साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। साइक्लिक एएमपी इज फॉर्म, ठीक है। द
adenylyl cyclase convert ATP into cyclic AMP. Okay, and this cyclic AMP, then what does it do? This cyclic AMP then activate phosphokinase A. Phosphokinase A. This phosphokinase is the main component of our discussion. Phosphokinase A is activated. Okay, when phosphokinase A is activated, this phosphokinase do two main things. Okay, this phosphokinase A do two main things. This phosphokinase, first of all, let's say this is sarcoplasmic reticulum. ठीक है, this is the sarcoplasmic reticulum. This sarcoplasmic reticulum has another component which is called as, let's say this is the another component present in the sarcoplasmic reticulum, and this is known as a phospholambin. This is present in sarcoplasmic reticulum. This is sarcoplasmic reticulum and it consists of a phospholambin. Okay, now this is phospholipase A and this is phosphorylate, this phospholambin A. When this phospholipase A phosphorylate phospholambin, what does this phosphorylate lambin do? This phospholambin will activate calcium ATPase. This is the calcium ATPase. And then what does this calcium ATPase will do? It will cause storage of the calcium in the sarcoplasmic reticulum. This is called as calcium storage. Now a lot of calcium will come inside the sarcoplasmic reticulum and it will be stored. What happens? This is the myocardium. Let's say this is the oblique myocardial cell. Okay, this is the oblique myocardial cell. In this myocardial cell, these are the beta 1 receptor. This beta 1 receptor is acted upon by catecholamine. These catecholamine activate G stimulatory proteins. Then it activate adenylyl cyclase. Then adenylyl cyclase convert ATP into cyclic AMP, and cyclic AMP activate phospholipase A. This phospholipase act upon phosphorylate phospholambin, and this phospholambin then activate calcium ATPases, and this calcium ATPases cause the storage of the calcium ion. This is the first thing that it will do. do. Now another thing that phospholipase A will do is that we have in the cardiac cell sodium channels, we have calcium ion channels, and we have potassium ion channels. This phospholipase is phosphorylate and activate. Here I am writing open the sodium channel. This will open the calcium channel, but this will close is the potassium channel. ठीक है, तो ये ओपन करेगा सोडियम चैनल को, ओपन करेगा कैल्शियम चैनल को, और क्लोज करेगा पोटाशियम चैनल को. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? इसके नतीजे में क्या होगा? सोडियम सेल के अंदर आएगा. ठीक है, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, लेकिन पोटाशियम सेल के बाहर नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ कैल्शियम, लेवल ऑफ सोडियम एंड लेवल ऑफ पोटाशियम विल इंक्रीज इन द मायोकार्डियल सेल. ठीक है, मायोकार्डियल सेल के अंदर कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम की लेवल बढ़ जाएगी. जब हमारे पास अब जो कैल्शियम, स्टेप 1 में सोडियम और पोटाशियम का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, जो कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक मायोकार्डियम के सेल के अंदर आ गया है, ये कैल्शियम क्या करेगा? ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम है उसको रिलीज करेगा. दिस कैल्शियम विच कम इनसाइड द मायोकार्डियल सेल, दिस कैल्शियम विल इंड्यूस sarcoplasmic reticulum to release the sodium calcium that it has stored before in the process number 1. तो प्रोसेस नंबर 1 में हमारे पास स्टोरेज ऑफ कैल्शियम हो जाता है, और प्रोसेस नंबर 2 में जो कैल्शियम स्टोर होता है वो मजीद कैल्शियम की इंट्रेंस की वजह से
ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। तो दिस इज व्हाट हैपन इन द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल सेल। रिमेंबर दिस थिंग एंड राइट एंड नोट डाउन विद योरसेल्फ। अब जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसको हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इट इंक्रीज विद, ये किन किन चीजों की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। इट इज इंक्रीज विद द कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स हमारे पास क्या है, एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एड्रेनालिन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नॉन एड्रेनालिन है, ठीक है, नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामिन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, दीज आर दी कैटेकोलामिन्स एंड दिस कैटेकोलामिन विल स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। व्हेन दिस कैटेकोलामिन एक्टिवेट बीटा 1 रिसेप्टर, तो ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोलिम्बेन फास्फोराइलेशन हो जाएगी। फॉस्फोलिम्बेन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कैल्शियम एटीपेज को। ये चीज हमने डिस्कस की है, ठीक है। और ये कैल्शियम एटीपेज क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम लाएगा इनसाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज, यानी स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा किस चीज में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम का जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये है हमारे पास जो वहाँ पे नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट जो वहाँ पे हमने नंबर 2 पॉइंट डिस्कस किया वो इस तरह कुछ है कि जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है था, यानी हमने वहाँ पे लिखा फॉस्फोकाइनेज है, यहाँ पे एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है जो लिखा है, वो क्या करेगा, कैल्शियम आयन की फॉस्फोराइलेशन करेगा, यानी कैल्शियम आयन को ओपन करेगा। वहाँ पे डायग्राम में मैंने सोडियम और पोटेशियम का भी जिक्र किया, यानी कि यहाँ पे मेन रोल जो है कैल्शियम का होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम का डिस्कशन किया है। तो जब कैल्शियम चैनल फॉस्फोराइलेट होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से यानी ओपन होगा, तो क्या होगा, इंक्रीज कैल्शियम एंट्री, तो सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ज्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, इंक्रीज कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, ये क्या है, ये जो कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, ये क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा और इसके नतीजे में क्या करेगा, जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम का मैकेनिज्म है। इसके अलावा अगर हमारे पास कैल्शियम मतलब ज्यादा होता है सेल के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इंक्रीजेस द कंट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम। अगर सेल के बाहर हमारे पास क्या है, सोडियम कम है, ठीक है, एंड डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि सेल जो है हमारे पास कैल्शियम को अंदर मेंटेन रखता है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है ये क्या करता है, इट ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम पंप्स, ठीक है। अब ये किस तरह करता है, लेट्स से दिस इज द माइकोडियल सेल। इन दिस माइकोडियल सेल दिस इज sodium potassium channel and this is sodium calcium channel, this is the sodium potassium channel, this is the sodium calcium channels। यानी जब अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास नॉर्मल माइकोडियम में 2 पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है, when 2 potassium come inside, ठीक है, नॉर्मली then what happen, 3 सोडियम गो आउटसाइड, ठीक है, तो 3 सोडियम बाहर जाता है। यहाँ पे जो सोडियम कैल्शियम का रोल है उसमें क्या है कि कैल्शियम जब बाहर जाता है तो पोटेशियम जो है सोडियम जो है वो अंदर आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग। अब डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन जो है, डिजॉक्सिन ये सोडियम पोटेशियम चैनल को क्लोज करता है, यानी ब्लॉक करता है। जब ये सोडियम पोटेशियम चैनल को या पंप को ब्लॉक करता है तो क्या होगा, सोडियम जो होता है वो क्या होगा, पोटेशियम जो बाहर जा रहा है, पोटेशियम जो है बाहर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, वो अंदर रहेंगे क्योंकि हमारे पास ये अब सोडियम पोटेशियम का जो चैनल है वो या पंप है वो ब्लॉक है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारे पास सोडियम जो होगा सेल के अंदर बढ़ जाएगा, द लेवल ऑफ सोडियम विल इंक्रीज इनसाइड द सेल, मीन द लेवल ऑफ सेल के अंदर सोडियम का जब लेवल बढ़ जाएगा तो सेल से बाहर की ये जो सोडियम है वो कम हो जाएगा। जब बाहर सोडियम कम होता है तो यहाँ पे सोडियम कम आता है अंदर, और जब यहाँ पे सोडियम अंदर कम आता है तो पोटेशियम भी हमारे पास क्या होगा, बाहर कम जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन दैट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम विल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और हमें पता है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल कॉज कंट्रैक्टिलिटी। फर्स्ट नाउ अगेन रिपीट, ये हमारे पास क्या है, ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ये हमारे पास कैल्शियम और सोडियम पंप्स। सोडियम हमारे पास क्या है, बाहर जाता है, लेकिन पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, ठीक है।
सोडियम बाहर जाता है, पोटाशियम अंदर आता है। लेकिन अगर हमारे पास डिजॉक्सिन जो है, डिजॉक्सिन जो है, ये इस पंप को ब्लॉक करता है। जब इस पंप को ब्लॉक करता है तो सोडियम अंदर रह जाता है और अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, पोटाशियम जो है बाहर रह जाता है और बाहर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है। अब चूंकि सोडियम अंदर रह जाते हैं तो बाहर जो सोडियम है उसकी लेवल कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम पंप है, वो जब सोडियम अंदर आएगा तब पोटाशियम बाहर जाएगा। लेकिन चूंकि आउटसाइड पोटाशियम सोडियम कम है तो अंदर जो है सोडियम नहीं आएगा और इसके नतीजे में पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा और पोटाशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिजॉक्सिन क्या करते हैं, ब्लॉक सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, एंड इसके अलावा डिक्रीज सोडियम पोटाशियम चैनल एक्सचेंजर एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है बाहर कम है तो अंदर नहीं आ सकता, तो पोटाशियम भी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर पोटाशियम बाहर नहीं जा सकता तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंट्रासेलुलर पोटाशियम कैल्शियम इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर सोडियम अंदर नहीं आ सकता तो पोटाशियम जो है कैल्शियम विल इंक्रीज इनसाइड द सेल। और हमें पता है कि जब इनसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम ज्यादा होता है तो हमारे पास कंट्रैक्शन ज्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव प्रीलोड। प्रीलोड के बारे में हमने डिस्कस किया है कि प्रीलोड जो है मैक्सिमम एक्सटेंस ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट रिलैक्सेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट एट डायटल लेवल। तो प्रीलोड जो है इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। प्रीलोड approximated by ventricular in-diastolic volume। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो in-diastolic वॉल्यूम है इससे हमें प्रीलोड का पता चलता है। अगर हमारे पास in-diastolic वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज मैक्सिमम, देन प्रीलोड विल बी मैक्सिमम। अगर in-diastolic वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इसका मतलब प्रीलोड ज्यादा होगा। अगर in-diastolic वॉल्यूम कम होगा तो प्रीलोड भी हमारे पास कम होगा। एक तो ये चीज है। इसके अलावा हार्ट को जो वेनस रिटर्न आता है, ठीक है, वेनस रिटर्न डिपेंड्स ऑन वेनस टोन। ठीक है, वेनस टोन जब ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न ज्यादा होगा और प्रीलोड ज्यादा होगा। एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड के अंदर अगर हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो भी प्रीलोड जो है ज्यादा होगा। लेट्स से दिस इज द हार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, इंफीरियर वेना केवा है और ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर ये वेन्स हैं, इन वेन के दरमियान अंदर अगर हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ब्लड को हल्की की तरफ ज्यादा पंप करेगा। जब हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा तो राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा होगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर प्रेशर इन द वेन्स ज्यादा होगा तो प्रीलोड जो है वो भी ज्यादा होगी, बिकॉज प्रीलोड मीन मोर अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। तो जब भी वेन का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ब्लड को पंप करता है हार्ट के अंदर और इसके नतीजे में क्या होता है, प्रीलोड बढ़ जाता है। इस तरह अगर हमारे पास सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड है तो हमारे पास क्या होगा, प्रीलोड ज्यादा होगा। लेट्स फॉर एग्जांपल एक बंदे को ट्रॉमा हो गया और उसकी वजह से उस बंदे में को ब्लीडिंग हो गया, तो उस बंदे से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। तो जब सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो वेनस रिटर्न कम होगा, वही वेन से इंफीरियर और सुपीरियर वेना की वजह से वेन की तरफ, हार्ट की तरफ, राइट एट्रियम की तरफ ब्लड कम जाता है तो हार्ट के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि प्रीलोड कम हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, ये वेनस डायलेटर है। ठीक है, एंजाइना में हम यूज करते हैं, एमआई में यूज करते हैं। तो जब हम नाइट्रोग्लिसरीन को लेते हैं तो ये जो वेन है उसकी प्रेशर को डिक्रीज करता है। और जब हम वेनस डायलेटर यूज करते हैं, यानी जिसका एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, वेन के अंदर प्रेशर डिक्रीज करता है और जब वेन के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं तो वेनस रिटर्न जो होता है डिक्रीज होता है और प्रीलोड हमारे पास कम हो जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रीलोड। इसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर लोड। ठीक है, नाउ वी हैव आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज offered by the peripheral circulation to the work of the ventricles। ठीक है, तो आफ्टर लोड जो होता है अप्रोक्सीमेटेड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर, यानी आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है, मीन प्रेशर है, एवरेज प्रेशर है, इससे हम इंडिकेट करते हैं आफ्टर लोड को। ठीक है, इससे हम इंडिकेट करते हैं आफ्टर लोड को। तो अब यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर लोड भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। वी विल हैव आई आफ्टर लोड इफ मीन आर्टेरियल प्रेशर इज मोर। Now we have an important law which is known as Laplace law। ठीक है, Laplace law जो है ये हमारे पास क्या होगा,
ये क्या कहते हैं, इंक्रीज वॉल टेंशन पर लेप्लस लॉ, यानी अगर हमारे पास लेप्लस लॉ के मुताबिक वॉल का जो टेंशन है, यानी इसके ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसमें टेंशन ज्यादा है वॉल के अंदर तो इंक्रीज प्रेशर, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा और आफ्टर लोड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होता है जब टेंशन ज्यादा होता है और आफ्टर लोड फिर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेप्लस लॉ ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास जो वॉल का टेंशन है वो ज्यादा होता है जब वॉल का थिकनेस कम होता है, यानी इसकी वजह क्या होती है कि अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड ज्यादा होता है तो वो वॉल को डायलेट करते हैं, ठीक है, और थिकनेस जो है कम हो जाती है और इसके अंदर टेंशन बढ़ जाती है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड बाय थिकनिंग हाइपरट्रॉफी इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल स्ट्रेस। क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेंसेट करता है फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड बाय थिकनिंग, हाइपरट्रॉफी हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल स्ट्रेस, यानी जब हमारे पास आफ्टर लोड ज्यादा होता है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, उसको ज्यादा वर्क की जरूरत होती है, तो जब ज्यादा वर्क, तो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी थिकनिंग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से क्या होगा, प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनिंग होगी, ठीक है ना, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें हमारे पास क्या है, एट्रियल वेसोडाइलेटर, आर्टेरियल वेसोडाइलेटर। अगर हम एक पेशेंट को आर्टेरियल वेसोडाइलेटर दे दें, जिसका मिसाल हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाजीन है, ठीक है, तो हाइड्रोलाजीन क्या करता है, आर्टरीज के ऊपर एक्ट करता है और एक क्या करता है, आर्टरी की वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस बंदी की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन अगर होता है इसका मतलब कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। पेरिफेरल ब्लड वेसल के अंदर मोस्ट कॉमनली आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा करेगा इस हाई प्रेशर के खिलाफ ब्लड को पंप करने में, ठीक है, तो फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। हमें पता है कि कार्डियक, हमें पहले भी पढ़ा है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनको खुद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट जो है ये दूसरे टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करते हैं, लेकिन हार्ट को खुद भी हमारे पास हार्ट की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास माइक्रोडियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज बाई नंबर 1 कंट्रैक्टिलिटी। जब हार्ट ज़्यादा कंट्रैक्शन करता है स्ट्रांगली तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अगर कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होती है। दूसरा है आफ्टर लोड, अगर आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा और इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगी और आफ्टर लोड और ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास है डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल। अगर वेंट्रिकल का डायमीटर ज़्यादा है तो वॉल के अंदर टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेंट्रिकल है, अब इसका डायमीटर लेट्स फॉर एग्जांपल कम है, लेकिन अगर इस वेंट्रिकल का मैं डायमीटर बढ़ा हूँ तो वॉल के अंदर टेंशन भी ज़्यादा आ जाएगा, सख्त हो जाएंगे और इस वॉल को इसका डायमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा और इसको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसके बाद एक जुमला लिखा हुआ है, कोरोनरी साइनस कंटेन मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड इन द बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि कोरोनरी साइनस में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं। वॉल का जो टेंशन होता है फॉलो लेप्लस लॉ, ठीक है, वॉल टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू प्रेशर एंड रेडियस। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल के अंदर जो टेंशन होता है, ठीक है, वॉल के अंदर जो टेंशन होता है, ठीक है, अगर ये ज्यादा है इसका मतलब कि प्रेशर ज्यादा है, और अगर रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर वॉल के अंदर टेंशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ये ब्लड वेसल डायलेट हो गया, ठीक है, ये डायलेट किस वजह से होता है,
इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया ना, तो जब अगर इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ये डायलेट भी हो जाएगा, इसके वॉल के अंदर टेंशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस बढ़ गया, टेंशन भी बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल के अंदर जो टेंशन है वो प्रेशर और रेडियस के साथ बढ़ता है। थर्ड हमारे पास है वॉल के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो प्रेशर और रेडियस को मल्टीप्लाई करके वॉल की थिकनेस पे डिवाइड करे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी वॉल का अगर थिकनेस ब्लड वेसल का, वो एक वॉल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड वेसल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसका थिकनेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये डायलेटेड नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेस कम है, इनवर्स रिलेशन है स्ट्रेस और थिकनेस के दरम्यान। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल को अगर मैं क्या करूँ, डायलेट करो, तो इसके जो वॉल है वो थिन हो जाएगा, ये थिक है यहाँ पे थिन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्ट्रेस बढ़ गया और इसके थिकनेस कम हो गया। तो स्ट्रेस और थिकनेस अपोजिट रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जो है एक पॉइंट रह गया था कि जो कंट्रैक्टिलिटी है एंड और स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम किन चीज़ की वजह से होता है, ठीक है। नंबर 1 है बीटा ब्लॉकेज। हमें पता है कि जो बीटा 1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो जाए तो कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर को यूज़ करें और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो ये क्या करेंगे, कंट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे, साइक्लिक ईएमपी को कम करेंगे। सेकंड हमारे पास है हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन। हम हार्ट फेलियर जब पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें डायस्टोल फेल होते हैं और एक है सिस्टोल का फेल होना। तो जो सिस्टोल का फेल होना होता है इसको हम बोल देंगे हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक फेलियर। तो इसमें सिस्टोल नहीं होता और सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें सिस्टोल नहीं होता वहाँ पे हार्ट फेलियर होता है और जो कंट्रैक्टिलिटी वो डिक्रीज होती है। देन वी हैव एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस जो है वो भी कंडक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। किस तरह, लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर इस ब्लड वेसल के अंदर हाइड्रोजन है क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट का सेल है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये हाइड्रोजन जो है इस सेल को डैमेज करते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गन है उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एसिडोसिस जो है सेल कार्डियक सेल को डैमेज करते हैं और कार्डियक सेल की कंडक्टिविटी सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई इसे एसिडोसिस कहा जाता है, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकेपनिया। व्हाट इज हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, और हाइपरकेपनिया का मतलब कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम होते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं हार्ट की एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ विच टाइप, नॉन डाइहाइड्रोपैराडीन। हमें पता है कि जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोपैराडीन, ठीक है, और एक होते हैं डाइहाइड्रोपैराडीन, एक होता है नॉन डाइहाइड्रोपैराडीन, ठीक है। जो नॉन डाइहाइड्रोपैराडीन है वो क्या है, वो कंडक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब इन नॉन डाइहाइड्रोपैराडीन में हमारे पास आते हैं एक डेल्टियाजिन और दूसरा आता है वीरापामिल। ये दो जो हैं एग्जाम्पल हैं नॉन डाइहाइड्रोपैराडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्डियक फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।